माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के टॉप 5 VBI सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में गोल 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 घूम कर आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न को बना सकते थे। देखिए आज का पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF निकाले। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो संख्या दिया गया है और आपसे पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालने। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या बड़ी होगी, जो बड़ी संख्या होगा उसे भाज्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? भाज्य। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 225। तो दोस्तों 225 हो गया हमारा भाज्य। जो छोटी संख्या होगा उसे भाजक मान लेंगे और भाजक को 20 से लिखा जाता है। तो दोस्तों भाजक बराबर 135, भाज्य बराबर हो गया 225। याद रहे, बड़ी संख्या को भाज्य मानना है और छोटी संख्या को भाजक मानना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या करना होता है इसमें। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि की तरफ। तो दोस्तों इस विधि में क्या करते हैं, आपको भाजक से, जो भाजक छोटी संख्या था ना, भाजक 135, भाजक से भाज्य में यानी 225 में भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा शेषफल यदि शून्य हो जाए 135 से भाग देने के बाद, तो HCF हमारा यही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जो शेषफल बचेगा उनसे फिर भाजक में भाग दिया जाता है। शेषफल से भाजक में भाग दिया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम करेंगे 135 भागा 225। जो छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। बड़ी संख्या को बीच में लिखा जाना होता है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार में 225 आ जाएगा। तो दोस्तों 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार में लेंगे, एक बार में 135 हो गया। अब 225 में से 135 को घटा देंगे तो 90 बचेगा। अब शेषफल तो 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसी शेषफल से अब इस भाजक में यानी 235 में भाग देंगे और यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल आया इस शेषफल से यानी 90 से भाग देंगे अब 135 में, जो कि पहले भाजक हुआ करता था अब भाज्य हो गया। अब 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे कई बार में, यानी कितने बार में 135 आएगा। तो दोस्तों 2 बार में तो 180 हो जाएगा। तो हम एक बार में लेंगे, कितना बार में लेंगे? एक बार में लेंगे 90। दोस्तों अब 135 में से 90 को जब माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 45। दोस्तों शेषफल 0 नहीं आया। तो अब हम फिर क्या करेंगे, जो शेषफल आया इस शेषफल से अब इस 90 में जो कि भाजक था अब ये भाज्य बन जाएगा। अब 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, ये पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो दोस्तों लास्ट में जिससे कट करके 0 आ जाए वही हो जाता है हमारा HCF यानी मोसो हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बी का मतलब होता है भाजक, ए का मतलब भाज्य, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल होता है। दोस्तों इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाज्य को ए और भाजक को बी बोलते हैं। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, अब जो मेन काम करना है आपको वो यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है तो ध्यान से देखिए।
थोड़ा सा इसे भी लिखना होता है एग्जाम में, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख दिए, यहाँ पे आपका भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, यहाँ भागफल, नीचे शेषफल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ए होता है, ए जो कि सबसे बड़ा होता है, यानी ये हो गया आपका क्या, भाज्य। आपको फॉर्मूला पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ये जो बी है, ये बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है आपका क्या, भाजक, और क्यू का मतलब भागफल। यहाँ पे आता है क्यू आपका, ठीक है। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ये होगा आपका क्यू, ये होगा आपका ए, ये होगा आपका बी। दोस्तों यदि हमको ये बीच वाला निकालना है यानी ए, तो ए बराबर क्या होगा, ये बी यानी भाजक गुना भागफल करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, तो वही तो यहाँ पे है बी गुना क्यू प्लस आर। इसी में हम जितना भी चीज़ किए हैं ऊपर, उन्हीं को यहाँ पे दर्शाना होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन। तो 225 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस शेषफल जो आया था 90, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए ऊपर में, यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट गुना लास्ट कर रहे हैं, 135 गुना 1 किए, 135 गुना 1 यहाँ पे, ठीक है, और शेषफल 90 को जोड़े। अब फिर जब हम 135 को निकालेंगे तो 90 गुना 1 करेंगे, शेषफल 45 को जोड़ेंगे। जब हमें 90 निकालना होगा तो 45 गुना 2 करेंगे और शेषफल 0 करेंगे, ठीक है। अब आप नीचे से देख लीजिए, यहाँ देखिए, बस वही प्रक्रिया किया गया है। यहाँ पे 135 को 90 गुना 1 प्लस 45, 90 को 45 गुना 2 प्लस 0। दोस्तों जहाँ पे 0 आ जाए, बस उसी का जो आपका बी होता है यानी भाजक, वो हमारा HCF हो जाता है। इसलिए HCF 135 और कितना है, 135 और 225, 135 और 225 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 45। आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। याद रहे, लास्ट में जिससे कटेगा, लास्ट में जिससे कटेगा वही हमारा HCF हो जाता है। और इस प्रकार जो हम लिखते हैं इसी को बोलते हैं यूक्लिड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का कहना है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। तो दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो दोस्तों आप इन्हें ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है कि ये 156 ना आए, आपको दूसरी संख्या दे दे, 144 दे दे, 512 दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं दोस्तों। 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है 156 को। इसका कहने का मतलब यह है कि 156 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। चलिए सबसे पहले 256 लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा पहले इसको काटने से पहले विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 से भाग लगेगा। उसमें कितना से भाग लगेगा, उसमें 2 से भाग लगेगा। उसके बाद 3 का विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उसके अंकों को जोड़ेंगे, यानी अंकों का जो जोड़ होगा यानी योग होगा, अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी 3 का पहरा में आता हो तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। दोस्तों आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब आपको अगली संख्या दिया जाएगा तो आप वहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे तो ये नियम आपको पता होना चाहिए कि 3 से किस में भाग लगेगा। दोस्तों संख्या को जोड़ लेना है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 9 है, 39 की बात कर रहे हैं। 3 और 9 को जोड़ेंगे, 3 9 कितना होगा 12, तो 3 का पहरा में 12 आता है, तो इसमें 3 से भाग लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 से भाग दिया गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा। यहाँ देखिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग लगेगा। अब बात करते हैं 5 से किस में भाग लगेगा, तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो उसमें 5 से भाग लगेगा। बस इतना सा बात याद रखना है। अब देखिए आप यहाँ पे दोस्तों 2 से यहाँ पे भाग देंगे, 156 में 78 हो जाएगा। फिर 78 में देखिए लास्ट में 8 है तो 2 से भाग लगेगा, तो 78 का आधा हो जाएगा आपका कितना 39।
अब देखिए 39 में 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, ठीक है। लास्ट में ये सब रहता तब लगता 2 से भाग। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 से दिमाग लगाना है, 3 से लगेगा तो अंकों को जोड़िए, 3 और 9 12, 12 हो गया ना, तो 3 से लगेगा, 13 × 39 हो गया। अब दोस्तों 13 में 13 से भाग दे देंगे। इस प्रकार से 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, या फिर 2 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुना 3 × 13। आपका ये हो गया आंसर। बस ऐसे करना है। आपको कोई भी संख्या दे, आपको ये विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, इस प्रकार से तोड़ देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो आज का तीसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, कह रहा है 12, 15 और 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि अभी हम ऊपर में आपको बता रहे थे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 12 को तोड़ेंगे तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, लास्ट में 2 है तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 से भाग देंगे 3, फिर ऐसे करके ये हो गया। फिर 15 को देखिए, 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, अंकों को जोड़िए, 1 और 5, 1 और 5 कितना होगा 6, 3 का पारा में 6 आता है तो 3 से भाग लग गया 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में लग गया। फिर 21 है, 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 1 है। तो दोस्तों अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होगा 3, 3 का पहरा में 3 आता है, 3 से भाग लगेगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल ईजी है, आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। 3 से भाग दिए 7 बार में, फिर 7 से भाग लग गया। इस प्रकार से तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। अब कैसे तोड़े तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, तीनों संख्या को तोड़ करके हम नीचे लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 12 को तोड़ दिए, 2 × 2 4, 4 × 12। दोस्तों एक सब में आता है, ठीक है, एक कॉमन होता है, सब संख्या में एक रहता है। फिर 15 को लिख दिए 3 × 5 × 1, 21 को लिख दिए 3 × 7 × 1, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इससे ध्यान से समझिए। आपको निकालना है एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम तो अभाज्य गुणनखंड अभी तक किए हैं, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में दिखे, ठीक है। 3 संख्या है तो तीनों में, 2 संख्या रहेगा तो दोनों में, 4 संख्या रहेगा तो चारों में। यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में देखिए कौन सी संख्या है, तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में कौन सी संख्या है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तीनों में एक इसमें 3 है, एक इसमें 3 है, एक इसमें 3 है, यानी तीनों में 3 है तो 3 को ले लिए, और तीनों में 1 है, ठीक है, तो 1 को भी आप ले सकते हैं, 1 तो हमेशा रहेगा ही। तो दोस्तों 1 × 3 यानी 3 हो गया आपका एचसीएफ। 3 एचसीएफ हुआ किसका, 12, 15, 21 का एचसीएफ हो गया 3। कैसे निकालते हैं हम आपको बता दिए, जो तीनों में दिखे। अब हम बात करेंगे एलसीएम कि एलसीएम कैसे निकाले। तो ध्यान से सुनिए, एलसीएम का मतलब ऐसे समझिए कि तीनों में देखना है कौन सी संख्या अधिक बार आई है, तीनों में कौन सी संख्या अधिक बार आई है। तो देखिए आप यहाँ पे कौन सी संख्या, अगर हम 2 को लेते हैं तो दोस्तों 2 12 में 2 बार आया है, 15 में 1 बार भी नहीं आया है, और 21 में 2 1 बार भी नहीं आया है। तो दोस्तों 2 अधिक बार किस में है, 12 में ही तो है, इसमें 2 बार है। मान लीजिए हमारे पास 2 रुपया है और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो कौन अधिक हुआ, अधिक बार कौन हुआ, यानी कौन अमीर हुआ, हम हुए ना, क्योंकि मेरे पास 2 बार है। तो दोस्तों 2 यहाँ पे अधिक बार आया है तो दोनों 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 के बाद 3 के पास चलेंगे तो दोस्तों देखेंगे 3 सबसे अधिक किसके पास है। तो दोस्तों 12 के पास 3 1 बार है, 15 के पास 1 बार है, 21 के पास 1 बार है, तीनों के पास बराबर है। तो दोस्तों तीनों के पास बराबर है तो कहीं से एगो आप ले लीजिए, ठीक है। 1 3 लेंगे, कितना 3 लेंगे, 1 3 लेंगे, क्योंकि तीनों के पास सेम है। उसके बाद चलेंगे 5 के बाद, मतलब 5 के पास 5, देखिए यहाँ पे 5 15 में 1 बार है, बाकी ना तो 12 में है ना 21 में है 5। तो दोस्तों 15 के पास 5 1 बार है, तो अमीर हुआ कि नहीं, वो उसके पास अधिक है कि नहीं। मान लीजिए 12 के पास 1 भी 5 नहीं है, 21 के पास 1 भी 5 नहीं है, तो ये सब क्या है, गरीब हो गया। लेकिन 15 के पास है ना 5, तो वो 5 ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालते समय ध्यान देना है कि कौन सी संख्या अधिक बार है, तीनों में या दोनों में या चारों में, ठीक है। तो 5
तीनों में अगर हम देखें तो 5 अधिक बार है 15 के पास। अब 5 ले लेंगे। अब 7 को देखेंगे तो दोस्तों 7 ना तो 12 के पास है, ना 21 के पास तो है, 15 के पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से अब क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। ठीक है, 7 सिर्फ 21 में है, ये दोनों के पास 12 और 15 के पास 7 नहीं है, 21 के पास है तो ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, उन दोनों के पास तो कुछ भी नहीं है भाई। तो इस प्रकार से इन सभी को गुना कर देंगे तो आपका 720 आ जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो तीनों संख्या में दिखे, जो तीनों संख्या में दिखे वो आपका एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम का मतलब ये होता है कि तीनों संख्या में कौन सी संख्या अधिक बार है, कौन सी संख्या अधिक बार है उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, बस चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मानने में क्या जाता है दोस्त, मान लो ना कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या होता है। यदि हम रूट 5 को परिमेय संख्या माने हैं तो पी बाई क्यू के बराबर में हो जाएगा रूट 5, पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा रूट 5, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक होगा, पी और क्यू कोई पूर्णांक होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यही तो परिमेय संख्या में हम पढ़े हैं। याद रहे p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है कि p और q में कोई संख्या कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर। दोस्तों जैसे अभाज्य संख्या लेंगे, दो अभाज्य संख्या लेंगे तो उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है, सिर्फ एक कॉमन होता है और हम बोले एक को छोड़कर। आपको समझ में आ गया होगा, p और q परिमेय संख्या है, कोई पूर्णांक है, लेकिन p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, मतलब कोई कॉमन संख्या दोनों में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस देखिए क्या करना होता है। इसमें इतना बात आपको लिखना पड़ेगा दोस्त एग्जाम में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। देखिए अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। और एक बात, यदि रूट 5 को आप सिद्ध कर दिए कि अपरिमेय संख्या है तो आप रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 इन सभी को कर सकते हैं। बस सेम प्रोसेस रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ, बस आप ऐसे करेंगे सभी को, आपका हो जाएगा। बस रूट 5 को आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में यदि रूट 3 पूछा ना तो बस ऐसे लिखना है, बस रूट 5 की जगह रूट 3 रख देना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद रूट 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, p का स्क्वायर अलग से, q का स्क्वायर अलग से, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। ठीक है, रूट 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 तो रहता है ना दोस्त। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो तिर्यक गुना करेंगे 1 गुना p स्क्वायर तो p स्क्वायर हो जाएगा, और q स्क्वायर गुना 5 करेंगे तो 5q का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा ध्यान से रीड कीजिएगा, इसे पढ़िए अच्छा से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ p स्क्वायर, यहाँ देखिए p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर जो है 5 से कटेगा, ठीक है, विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य है। दोस्तों p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य है, जो कि यह एक विरोधाभास है। क्या बोले, जो कि एक विरोधाभास है, मतलब सही नहीं है। दोस्तों p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य है, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि p और q जो है, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p स्क्वायर 5 से विभाज्य कैसे हो जाएगा और p 5 से विभाज्य कैसे हो जाएगा। यहाँ पे तो लिखे हैं कि विभाज्य है लेकिन विरोधाभास है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य
नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो अब आप ये समझ लें हमारा मानना गलत था। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य नहीं है तो पी भी 5 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बोले हैं कि है, जो कि विरोधाभास है, यानी नियम के खिलाफ है। तो दोस्तों अतः हमारा मानना गलत था कि √5 क्या है, √5 परिमेय संख्या है, जबकि √5 अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जितना बात हम यहाँ पे आपको बताएं, एक बार आप वीडियो को पीछे कर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसी तरीके से √3 √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं, दोस्तों एक प्रश्न और होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो एक ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 6 पर पावर n। तो दोस्तों दोनों प्रश्न सेम है, आपको जो भी एग्जाम में आए आप इस तरीके से बनाइएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या n जो है ना आपका प्राकृतिक संख्या होगा यानी नेचुरल नंबर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मानना होगा, माना कि प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 ... ये अनंत तक जाता है। तो दोस्तों n हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। बस अब प्रश्न में बोला है था कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, जबकि n क्या है आपका, n प्राकृतिक संख्या है। रखिए प्राकृतिक संख्या का मान। तो दोस्तों 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर n के जगह 1 को रख के देखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक होता है। 1 को रखेंगे तो इसका मान 6 होगा। शून्य कहाँ हुआ दोस्त। आगे देखिए 6 पर पावर n, तो इस बार 6 पर पावर 2 रखेंगे जो कि प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये 6 गुना 6 2 बार होगा, ये 36 हो गया। इसी तरीके से 6 पर पावर 3 रख करके देखेंगे तो ये 216 हो गया। ये 0 पर समाप्त कहाँ हो रहा है दोस्त, यहाँ पे बोला था कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये समाप्त नहीं हो सकती है, हम आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे आप इसे समझिए दोस्तों, यदि हम 6 पर पावर 1 2 3 जो कि आपका प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों इससे साबित होता है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। दोस्तों यदि आप 6 पर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते जाएंगे तो इसका मान बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।